नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मंथली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम मंथली करंट अफेयर की क्लास में रिवीजन करेंगे जून के करंट अफेयर को। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने जून के करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो किया होगा। तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जो जून माह में जो चर्चा में काफी रहे थे और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक रिवीजन सेशन होगा, इसमें हम बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे। इन डिटेल जाने के लिए आप लोग को रेगुलर जो है मॉर्निंग में जो करंट अफेयर की क्लास ली जाती है उसको आप लोग को फॉलो करना होगा। बाकी यहाँ पे हम एक रिवीजन मूड में चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आंसर के लिए आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिए। जो भी क्वेश्चन मैं बताती जा रही हूँ उसका आंसर जो है आप लोग उसको लिखते जाइए और साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं बताऊंगी इनको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये एक रिवीजन सेशन है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी। जिन लोगों ने जून में नहीं करंट अफेयर की क्लास फॉलो किया होगा उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्प करेगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल के लिए सलाहकार समिति में नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल है जिसमें एक भारतीय को सलाहकार समिति के रूप में नामित किया गया है। कौन है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, मुकेश अंबानी है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आनंद महिंद्रा है, गौतम अडानी या फिर रतन टाटा है। तो करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए है। ठीक है, मुकेश अंबानी को वैश्विक जलवायु परिवर्तन पैनल के लिए एक सलाहकार समिति के रूप में नामित किया गया है। तो ये एक बिजनेस टाइकून है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये जो कि 28वां सत्र होने वाला है दोस्तों, उसी के लिए 28वें सत्र के लिए इनको नामित किया गया है। ठीक है, इस समिति की बात करें दोस्तों तो ये जलवायु, ठीक है, यह समिति जो है जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस दी पार्टी के 28वें सत्र के लिए मार्गदर्शन और सलाह का काम करेगी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वां कहाँ होने वाला है? कमेंट बॉक्स से आप मुझे आंसर करिए। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 किस कंट्री में होने वाला है आप मुझे आंसर करिए। 27वां जो हुआ था वो मिस्र में हुआ था। ठीक है, तो ये जो पैनल बनेगा दोस्तों वो एक तरीके से क्या करेगा, जो 28वां सत्र होने वाला है नवंबर में, ठीक है, उसके लिए एक मार्गदर्शन और सलाह का काम करेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक अन्य भारतीय भी जो है शामिल किए गए इसमें, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट एंड डायरेक्टरेट जनरल, क्या नाम है दोस्तों उनका? सुनीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुनीता नारायण, इनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, एक और अन्य भारतीय को भी, यानी कि अगर हम देखें मुकेश अंबानी के अलावा किसे शामिल किया गया है तो सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि नवंबर से दिसंबर के बीच में जो ये होने वाला है COP 28 ये किस देश में होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हरा करके IPL 2023 का खिताब जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग ने इस बार का IPL 2023 का खिताब फिर जीता है। किसको हराया दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस को। तो गुजरात टाइटन देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो एक तरीके से इसका दूसरी बार ऐसा है जब IPL का खिताब लेने का सपना टूट गया, यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो लगातार दूसरी बार जो है ये इसकी हार हुई है IPL में। और इस बार देखें तो ये 5वीं बार जीता है किसने दोस्तों? गुजरात, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग ने। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो 5वीं बार इसका खिताब रहा है चेन्नई सुपर किंग का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि IPL का खिताब फाइनल में कौन कौन था, तो गुजरात टाइटंस और वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, जिसमें गुजरात टाइटन की हार हुई है। चेन्नई सुपर किंग जो है वो IPL का खिताब 5वीं बार जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने। देखिए इस तरह का प्रश्न पीसीएस में भी हाल में आया था, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित था। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि समीर पांडे जो है वो मेयर बने हैं, मेयर का पद संभाल रहे हैं और ऐसा होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभाल रहे हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बने। ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार के हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के पार्षद यानी कि ये बने हैं कहाँ के दोस्त? समीर पांडे इनका नाम है। और ध्यान रखिएगा किस राज्य के? तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये पर, ठीक है, जो एक शहर है जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, पररार मट्टा।
ठीक है, इस शहर में ये लॉर्ड मेयर के रूप में ये बने हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा इस पद पर आसीन होने वाले ये जो ठीक है भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बनाए गए, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक शहर है जिसका नाम है परारमट्टा शहर। ठीक है, उसी में ये यहाँ पे ही ये बनाए गए हैं, मेयर पद पे ये बने हैं। इसकी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दी गई थी, जिस कारण से ये काफी ज्यादा चर्चा में थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों योजना से संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अटल भूजल योजना सरकार द्वारा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों अटल भूजल योजना? तो ये बढ़ा दिया गया, आप ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये बढ़ा दिया गया है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक। तो क्यों बढ़ा दिया गया है? तो इस योजना को आगे बढ़ाए जाने का दोस्तों अगर हम बेसिकली उद्देश्य देखें तो जैसा कि कोविड-19 महामारी थी, और इस कोविड-19 महामारी के कारण देखा जाए जो इस योजना का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका अपने नियमित समय जो निर्धारित समय था, जिस कारण से सरकार ने इसके समय को आगे बढ़ाते हुए यानी कि इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय को आगे बढ़ा दिया है। क्या कौन कितना कर दिया है दोस्तों? तो ये 2025 कर दिया है। अगर हम बात करें ठीक है इस योजना के बारे में, तो दोस्तों ये योजना जो लॉन्च की गई थी ये 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था, और ये 7 भारतीय राज्यों के 80 जिलों में इसे लागू किया गया था। कितने? 7 जो भारतीय राज्य हैं उनके 80 जिलों में इसको लागू किया गया था। ठीक है, और अगर हम मुख्य फोकस देखें इस योजना का, किस योजना का दोस्तों, तो अटल भूजल योजना का जो मुख्य फोकस था वो संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन की दिशा में सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन लाना। ठीक है, तो जल प्रबंधन की दिशा में, उसके संरक्षण की दिशा में एक सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन लाना, एक समुदाय के रूप में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन है, जिससे कि लोग क्या करें, जल का संरक्षण कर सके। ठीक है, और उसका प्रबंधन कर सके, स्मार्ट जल प्रबंधन। तो इस योजना के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये योजना 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसके समय को बढ़ा दिया गया है 2025 तक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कहां का एम्स NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है? तो कहाँ का एम्स है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है एम्स नागपुर। ठीक है, एम्स नागपुर जो है वो NABH की मान्यता प्राप्त करने वाला, ठीक है, NABH यानी कि ध्यान ये जो है मान्यता प्राप्त करने वाला है। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र। ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको प्राप्त करने वाला ये पहला जो है प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी थी। तो इस कारण से ये भी एम्स जो है ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में लगभग सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, लोगों के बीच काफी लोगों को ऐड करिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि एक्सरे, तो ये है दोस्तों एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट किस देश का पहला, ठीक है, पोलरीमेट्री मिशन है? तो ये ध्यान रखिएगा एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट है ये, और ये किस देश का पहला, ठीक है, पोलरीमेट्री मिशन है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भारत। तो ध्यान रखिएगा भारत का ये पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसको देखिए लॉन्च जो किया गया इस मिशन को, ध्यान रखिएगा इस मिशन को चलाने के लिए, इसका संचालन करने के लिए इसरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसरो और किससे दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखें रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने ध्यान रखेगा ठीक है, जो कि ये बेंगलुरु में स्थित है। इससे जो है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जो मिशन है इसको लॉन्च करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया, यानी कि समझौता किया है। ध्यान रखेगा। और इस प्रयास का उद्देश्य क्या है, ये जो प्रयास है दोनों का, तो इसका उद्देश्य जो है चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गतिशीलता पर फोकस करना है, और साथ ही साथ देखा जाए उनके व्यवहार और विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा कि एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को, ठीक है, इसको इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सहयोग समझौता किया है। ठीक है,
अगले मिशन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से, यानी कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, ठीक है, कि किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों एडिनबर्ग, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने। ध्यान रखिएगा, यूके, यहाँ पे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय प्लस यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने में यहाँ पे भारतीय दूत, यहाँ पे जो वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में पहला ओपन सोर्स यानी कि ओपन सोर्स एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया है। तो ओपन एक्सेस कोर्स है यहाँ पे किससे किससे मिलकर के दोस्तों, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय के जो दूतावास है उन्होंने आपस में मिलकर के एक जो है वो पहला ओपन सोर्स कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया, किसमें, हिंदी भाषा में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सोर्स का नाम क्या होगा, जो पाठ्यक्रम जोड़ा जाएगा, ठीक है, उसका नाम होगा जलवायु। क्या होगा दोस्तों, जलवायु समाधान। जलवायु समाधान जो है नाम होगा, पाठ्यक्रम होगा अनुवादकों की सहायता से। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पाठ्यक्रम जो होगा वो जिसका नाम होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जलवायु समाधान। और एडिनबर्ग जलवायु परिवर्तन संस्थान और भारत के साथ जो है साझेदारी से इस पूरे जो पाठ्यक्रम को विकसित किया जाएगा। फिर इसी के माध्यम से एक तरीके से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चीन ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा है। तो कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चीन ने तियांगयोंग, ठीक है, तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजा है। तो जैसा कि जो है चीन ने अपने जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत जो है लॉन्ग मार्च किस रॉकेट का उपयोग करके, ये चीज ध्यान रखेगा, तो लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, ठीक है, 2F रॉकेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, जिसमें से इन्हीं रॉकेट का इस्तेमाल करके इसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, ध्यान रखेगा, एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है, किस अंतरिक्ष यान को भेजा दोस्तों, सेंझो, ठीक है, सेंझो 16 अंतरिक्ष यान को इसने लॉन्च किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। और यह जो है नागरिक अंतरिक्ष यात्री को शामिल करने वाला ये पहला, देश का पहला मिशन था। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये पहला मिशन था, नागरिक अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करने वाला ये चीन का पहला जो है अंतरिक्ष मिशन था। और इसी के साथ साथ बात करें तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत के लिए KSS-3 बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है। तो ध्यान रखिएगा, ये पनडुब्बी है जिसका नाम है KSS-3 बैच 2 पनडुब्बी। और ये ध्यान रखिएगा पेशकश की गई है, जो प्रस्ताव की पेशकश की गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर इस बी हो जाएगा। तो दक्षिण कोरिया ने भारत को ये उन्नत जो है इसकी अपनी उन्नत, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पनडुब्बी ये दक्षिण कोरिया की उन्नत पनडुब्बी है जिसका नाम है KSS-3 बैच 2 पनडुब्बी। और इस पनडुब्बी को प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव जो है रखा गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा भारत को, ठीक है। और ये ऐसे समय में ध्यान रखेगा, ये प्रस्ताव उस समय आया जब जर्मनी जो है भारत में पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम, जो कोई प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या नाम है 75I को पूरा करने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये चूंकि 75 जो है आई ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला, उसके बाद जो है ये पेशकश की गई दक्षिण कोरिया के द्वारा, ठीक है, भारत को कि भाई हमारे पास भी अच्छी उन्नत जो है पनडुब्बी है, तो ये जो है प्रदान किया जाएगा भारत को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने बृहस्पति से 13 गुना बड़े एलियन ग्रह की खोज की है। तो ये ध्यान रखिएगा, बृहस्पति से 13 गुना बड़े जो है एलियन ग्रह की जो खोज की गई किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, तो ये भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है किया गया है। तो यहाँ पे एक लेबोरेटरी है जिसके प्रोफेसर है, ध्यान रखिएगा क्या नाम है लेबोरेटरी का, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। इसके वैज्ञानिक हैं दोस्तों जिनका नाम है प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। एक सेकेंड माफ करिएगा, अभिजीत चक्रवर्ती,
तो अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक वैज्ञानिकों की टीम थी। वैज्ञानिकों की टीम ने एक बृहस्पति से 13 गुना बड़े एलियन ग्रह की खोज की है। और ये जो एलियन ग्रह है, इसका नाम क्या रखा गया है, इसे किस रूप में नामित किया गया है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, TOI, ठीक है, 4603, या फिर इसी को हम कह सकते हैं SD, ठीक है, 245134। ये आप नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एलियन ग्रह है, ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसके द्वारा ये पहचान किया गया है इसी नाम के द्वारा। तो नाम ध्यान रखिएगा कहाँ, तो यहाँ पे जो ये ध्यान रखिएगा, ये जो PRL वैज्ञानिक है, इनके द्वारा ये पहचाने गया तीसरा एक्सोप्लैनेट है। ये ऐसा नहीं कि पहला है, ये तीसरा एक्सोप्लैनेट है, यानी कि बाहरी ग्रह है जिसको खोजा गया है। नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा। और इस एक्सोप्लैनेट जो कि 13 गुना बड़ा है किससे दोस्तों, बृहस्पति से। अगला है, चर्चा में रहा, ठीक है, चर्चा में रहा सखालिन वन परियोजना किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है, ये रूस से संबंधित है, सखालिन वन परियोजना। और इस परियोजना की बात करें तो ये एक परियोजना जो है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये तेल और गैस अन्वेषण से संबंधित है। तेल और गैस अन्वेषण से संबंधित ये परियोजना है, ठीक है। और साथ ही साथ अन्वेषण और उत्पादन जो है किसका, तेल और गैस के उत्पादन अन्वेषण से संबंधित ये परियोजना है, जो कि रूस के सखालिन, रूस का ये द्वीप है दोस्तों, सखालिन द्वीप, वहीं पे ये स्थित है, ठीक है, वहीं पर ये स्थित है। और यहाँ पे हाल ही में देखिएगा, जो यहाँ पे भारत की कंपनी है दोस्तों, ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC ने जो विदेश है उससे सूचना दिया है कि रूस में सखालिन परियोजना में तेल उत्पादन जो कि शून्य से कितना हो गया दोस्तों, 2 लाख बैरल प्रतिदिन के उच्च स्तर पर वापस आ गया है। तो ये सूचना दी गई है, ठीक है। सखालिन परियोजना ध्यान रखिएगा, सखालिन द्वीप है जो कि संबंधित है रूस से, और सखालिन परियोजना जो कि तेल और गैस के अन्वेषण उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश की सैलेट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेलेस्टे साउल को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला महासचिव जो है नियुक्त की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, जिनका नाम है सेलेस्टे साउल। और ये किस देश की है दोस्तों, तो ये अर्जेंटीना की है, ठीक है, अर्जेंटीना की है ये, जिनको ये पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है विश्व मौसम संगठन की। और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 1 जनवरी से फिनलैंड के जो निवर्तमान महासचिव है, अभी वर्तमान में देखिए WMO के महासचिव कौन है, जिनका नाम है पेट्री तालस का ये स्थान लेंगी, 1 जनवरी से लेंगी, ठीक है, 1 जनवरी से ये स्थान लेंगी। और इनकी जो है ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों विश्व मौसम संगठन की, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अगर बात किया जाए, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1873 में हुई थी। किसके द्वारा हुआ था, तो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और संयुक्त राष्ट्र का ये विशेष संगठन जो बना था, जो कि स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। और ये संयुक्त राष्ट्र का ये विशेष संगठन है, ये बना कब, चूंकि 1873 में जब ये संगठन बना तो उस समय संयुक्त राष्ट्र बना नहीं था। जब संयुक्त राष्ट्र बना तो उसके बाद ये 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च 1950 को ये संयुक्त राष्ट्र का विशेष संगठन जो है ये बना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने, ठीक है, किस देश ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप जीता है। तो चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप किस देश ने जीता है, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर इस बी है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर, ध्यान रखिएगा किसको हराया है, तो अगर हम देखें तो उप विजेता टीम कौन थी, पाकिस्तान थी। विजेता टीम कौन थी दोस्तों, वो भारत थी, ठीक है, विजेता थी भारत। तो यहाँ पे उप विजेता कौन थी, पाकिस्तान थी। और पाकिस्तान को भारत ने हरा करके चौथी बार, ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है, ठीक है। और अगर बात करें इसके पहले भारत ने, यहाँ पे जो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ये जो चौथी बार जो है पुरुष जूनियर एशिया कप हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओमान जो है, ओमान के, ठीक है, ओमान के
सलाला में सुल्तान कुबुस, ध्यान रखिएगा, सुल्तान कबुस यूथ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहां पे जो कॉम्प्लेक्स स्टेडियम है वहां पे इसका फाइनल हुआ था, ओमान में फाइनल हुआ था। और इसके पहले चूंकि चौथी बार जीता है तो भारत ने इसके पहले 2004 में, ठीक है, 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में जो है भारत ने इस खिताब को जीता था। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस खिताब को भारत ने जीता था। और पाकिस्तान जो है वो दूसरी टीम है क्योंकि 3 बार जो है इस खिताब को जीतने वाली दूसरी सफल टीम है। भारत ने 4 बार जीता और पाकिस्तान ने जो है पुरुष जूनियर एशिया कप को 3 बार जीता है, तो दूसरे स्थान पे भारत, यहाँ पे पाकिस्तान आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? पीएम स्वनिधि, ध्यान रखिएगा, स्वनिधि क्या है, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, स्वनिधि, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, यानी कि स्ट्रीट वेंडर के लिए जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, यही है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिधि योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर निधि योजना है। ये स्ट्रीट वेंडर से जो स्ट्रीट होते हैं, जो गली होते हैं, जो सड़क होते हैं, उसपे जो वेंडर्स होते हैं, जो ऐसे ठेले वेले लगा करके जो अपना सामान बेचते हैं, तो उन्हीं को स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। और इन्हीं के उत्थान के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री ठीक है, जो पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये अभी हाल ही में किसके द्वारा इसके ऐप, माफ करिएगा, ये योजना शुरू की गई थी, अभी इस योजना का एक ऐप शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, और इन्होंने ये जो है शुरुआत किया है, इसके जो है किसका, ये ऐप की शुरुआत की गई है। तो ये चीज जो कि ऐप की हम बात करें, ये जो योजना है दोस्तों, इसको कब लॉन्च किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 जून को किया गया था 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, इस प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। और इसी के मोबाइल, चूंकि 3 वर्ष इस योजना के पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में एडवांस, ठीक है, माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, परिवर्तन, ये जो है अपना एनसीसी की बात करें कैडेट के रूप में, जो उत्तराखंड क्षेत्र में जो पर्वतारोहण कार्यक्रम था, ध्यान रखेगा, हिमालय क्षेत्र में जो पर्वतारोहण कार्यक्रम था उसको पूरा करने वाली पहली जो एनसीसी कैडेट बनी है दोस्तों, वो बनी है शालिनी सिंह, ठीक है, शालिनी सिंह बनी है, ये चीज ध्यान रखेगा। और ये 20 वर्षीय शालिनी सिंह जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये लखनऊ की है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लखनऊ की है शालिनी सिंह। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों एनसीसी की, तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 16 जुलाई को हुई थी, 1948 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? नई दिल्ली है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में विकसित करना, ठीक है। तो लखनऊ की है शालिनी सिंह, जो एडवांस, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा जो कि दिवस से संबंधित है कि कब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो आपको पता ही होगा, ये बनाया जाता है 5 जून को। तो वातावरण को स्वच्छ और साथ ही साथ शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव पर्यावरण पर एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। और फिर पहली बार, ठीक है, उसी में जो है इस दिवस की मनाए जाने की बात की गई थी। और पहली बार जो है 5 जून को, ठीक है, 1973 को पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। अगर हम बात करें इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी, 2023 की थीम या विषय क्या था दोस्तों? तो ये था सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि ध्यान रखिएगा क्या हो गया कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित जो है इस वर्ष का क्या था? थीम था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग देखा यहाँ पे 3 जून भी दिया हुआ। 3 जून को क्या मनाया गया था दोस्तों? अगर आपसे पूछ दिया था 3 जून को, तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था, ठीक है। क्या मनाया गया था? विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था, ठीक है।
और 1 जून को क्या बनाया गया था? तो 1 जून को हम मनाते हैं दोस्तों, क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस, गार्जियन डे मनाया जाता है, ठीक है, पेरेंट्स डे मनाया जाता है, वैश्विक माता पिता दिवस, ठीक है, हम 1 जून को मनाते हैं। तो ये चीज, कुछ और भी दिवस है जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में पहला आईआईटी जो है अक्टूबर 2023 में खुलेगा? तो पहली बार जो है कोई आईआईटी परिसर जो है वो भारत के बाहर अपना क्या करने जा रहा है? संस्था खोलने जा रहा है। किस देश में खोलने जा रहा है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, तंजानिया में। तंजानिया की जो राजधानी है जंजीबार, ठीक है, जंजीबार में जो है आईआईटी, कौन सा दोस्तों? आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास जो है वो अपना एक अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? तो आईआईटी मद्रास जो है वो जंजीबार में। जंजीबार किसकी राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। तो यहाँ पे जो है तंजानिया में लगभग 50 स्नातक छात्र और 20 मास्टर जो है वो 20 मास्टर छात्रों के बैच के साथ जो है ये अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने जा रहा है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अबुद आईआईटी दिल्ली जो है कहाँ पे खोलने जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दुबई में, ठीक है, आईआईटी दिल्ली। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से देश ने बहुराष्ट्रीय आर्कटिक चैलेंज अभ्यास 2023 की मेजबानी की है? तो बहुराष्ट्रीय, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय जो है, माफ करिएगा, बहुराष्ट्रीय आर्कटिक चैलेंज अभ्यास 2023 की जो मेजबानी की है वो किस देश ने किया? तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यानी कि तीनों देशों ने संयुक्त रूप से बहुराष्ट्रीय आर्कटिक चैलेंज अभ्यास 2023 की मेजबानी की है। तो ये जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो अभ्यास है इसका आयोजन नाटो, ठीक है, नाटो देशों ने जो है ये अभ्यास शुरू किया है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और ये अपने सदस्य देश, ठीक है, किस उद्देश्य से ये बहुराष्ट्रीय आर्कटिक चैलेंज अभ्यास 2023 का आयोजन किया है? तो ये जो सदस्य, जो नया सदस्य देश बना है फिनलैंड, ध्यान रखिएगा, नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड, और इसी की रक्षा करने के लिए इस चैलेंज अभ्यास की मेजबानी की गई है, ठीक है। और ये अभ्यास जो हुआ है दोस्तों, चूंकि हुआ था 29 मई से लेकर के ध्यान रखिएगा 9 जून तक ये अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसकी मेजबानी जो होस्ट किया गया है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अप्रैल में बना था, 31वां सदस्य फिनलैंड का 31वां सदस्य है कौन? यहाँ पे नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। चूंकि अब बात कर रहे हैं दोस्तों नाटो की, तो आइए तो नाटो के बारे में भी देख लेते हैं, ये कब बना था नाटो। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो गठन किया गया था वो 1940, ठीक है, 9 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स जो है, ठीक है, ब्रुसेल्स जो है ये इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो महासचिव है वो कौन है? जेंस, ठीक है, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, ये इसके क्या है दोस्तों? महासचिव है। और वर्तमान में 31 सदस्य, 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड बना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडार योजना की मंजूरी दी है? तो किस देश ने जो है सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडार योजना को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है भारत ने, ठीक है, करेक्ट आंसर सी है भारत, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में, ठीक है, अनाज भंडार क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये अनाज जो भंडार है, अनाज के भंडार की जो क्षमता है भारत की, उसको बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी क्षेत्र में, ठीक है, कितना 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, जो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के लिए एक अंतर मंत्री, ठीक है, मंत्रालय समिति के गठन को भी मंजूरी दिया है। तो एक जो है इस भंडार योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का भी गठन किया जाएगा। और ये योजना जो है इसे कृषि मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा? तो कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अभिसरण में इस योजना को लागू किया जाएगा। देखिए, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना बोलती जा रही हूँ उसको लिखते चलिए, और साथ ही साथ कोशिश क्या करिए, डेली करंट अफेयर की जो क्लास है उसको फॉलो किया करिए, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं? तो एडगर रिंकेविक्स जो कि एक समलैंगिक राष्ट्रपति है, ये किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लातविया हो जाएगा। ठीक है, लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है एडगर रिंकेविक्स, और ये लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किया गया है गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। तो ये ना सिर्फ आपके करंट बल्कि यूपी स्पेशल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा फुकुट कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? तो फुकुट कर्नाली जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है या फिर म्यांमार है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, नेपाल में, नेपाल से संबंधित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, फुकुट कर्नाली जल विद्युत परियोजना। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो एक भारत सरकार की कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों, वो चीज ध्यान रखेगा, NHPC। ठीक है, NHPC लिमिटेड। और नेपाल की एक विद्युत कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है विद्युत उत्पादन कंपनी। विद्युत उत्पादन कंपनी। ठीक है, ये नेपाल की है। और इसने नई दिल्ली में एक बैठक हुई, नई दिल्ली बैठक में दोनों कंपनियों ने जो कि फुकुट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना की बात करें तो ये नेपाल की परियोजना है, 480 मेगावाट की ये परियोजना है दोस्तों। ठीक है, और इसी के जो है विकास के लिए यह परियोजना जो है बिजली उत्पादन के लिए कर्नाली नदी की धारा का इस्तेमाल करती है। ध्यान रखिएगा, कर्नाली नदी की धारा का इस्तेमाल करेगी। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो पैदा की गई बिजली है उस नेपाल की एकीकृत बिजली प्रणाली में इसे भेजा जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है फुकुट जल विद्युत परियोजना जो है, फुकुट कर्नाली जल विद्युत परियोजना जो कि कर्नाली नदी पर स्थित है, इससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। और ये जो बिजली जो उत्पादन होगा वो एकीकृत बिजली प्रणाली में भेजी जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, ठीक है, शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पे पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है। और इसका करेक्ट आंसर इस बी है, गुजरात है। ठीक है, गुजरात के, ठीक है, यहाँ पे जो गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जिला है। ठीक है, जो गुजरात का कच्छ जिला है दोस्तों, वहां पे एक गांव है जिसका नाम है, ठीक है, जूना खटिया गांव। ठीक है, जूना खटिया गांव। और वहीं से जो है यहाँ पे जो है 16 हेक्टेयर के विस्तार में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस, ठीक है, यहाँ पे नेक्रोपोलिस में से एक हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहर चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक नेक्रोपोलिस विस्तृत कब्रगाह स्मारक के साथ एक बड़ा डिजाइन किया गया, क्या है दोस्तों, कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान के अवशेष यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और यह नाम जो है प्राचीन ग्रीक अर्थ जो रखा गया है वो किसके, मृतकों के शहर से उपजा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के जो अवशेष मिले गुजरात से, अगर आपसे इन डेप्थ पूछे गुजरात में भी कहा तो कच्छ जिला के जूना खटिया गांव से मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो डिजिटल कुंभ संग्रहालय का जो निर्माण किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वो डिजिटल कुंभ संग्रहालय नाम का एक जो है निर्माण परियोजना का शुरू किया है। क्या नाम है दोस्तों? डिजिटल कुंभ संग्रहालय।
इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? अगर आपसे इस संग्रहालय का उद्देश्य पूछे तो इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? जो प्रसिद्ध कुंभ मेला है उस मेले के जो पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए आगंतुकों को एक आधुनिक और गहन अनुभव प्रदान करना। ठीक है, तो ये इस संग्रहालय का उद्देश्य होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा कुंभ मेले के बारे में। बेसिकली अगर कुंभ मेले की बात किया जाए दोस्तों तो ये 12 साल में जो है एक बार जो है 4 अलग अलग क्या शहरों में आयोजित किया जाता है। 12 सालों पे एक बार 4 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। ये 4 शहर कौन से हैं? ठीक है, तो अगर हम देखें प्रयागराज है, गंगा यमुना और यहाँ पे सरस्वती नदी के संगम पे प्रयागराज में है। ठीक है, अगर हम बात करें किसका? हरिद्वार, फिर हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में किस नदी पे? गंगा नदी के। ठीक है, यहाँ पे संगम पर है, आयोजित किया जाता है। फिर अगर हम बात करें उज्जैन, उज्जैन में देखिए क्षिप्रा नदी के तट पे है। ठीक है, क्षिप्रा नदी के तट पे है। और फिर बात करें नासिक, नासिक जो कि किस पे दोस्तों? गोदावरी नदी के तट पे इसका आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी के तट पे, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें हरिद्वार और यहाँ पे प्रयागराज में हर 6 साल पे, ठीक है, हर 6 साल में जो है अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हर 6 साल पे किया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों 2017 की बात करें, ठीक है, माफ करिएगा, 2017 में यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसको क्या किया गया था दोस्तों? शामिल किया गया था। और यूनेस्को ने कुंभ मेले को किस नाम से, किस रूप में वर्णित किया गया था? तो यूनेस्को में तो पवित्र घड़े का त्यौहार, पवित्र घड़े का त्यौहार जो है वो जो है यूनेस्को में इस नाम से इसको शामिल किया गया था। तो ये यूनेस्को से संबंधित, या माफ करिएगा कुंभ मेले से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ध्यान रखिएगा। 2017 में इसको यूनेस्को में, ठीक है, ये जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है उसमें कुंभ मेले को शामिल किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा कोमोडो अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कोमोडो अभ्यास का आयोजन जो किया गया है दोस्तों वो इंडोनेशिया के द्वारा, यानी कि करेक्ट आंसर इस सी है, इंडोनेशिया के द्वारा। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो तनाव की वृद्धि देखी जा रही है दोस्तों, जिससे कि विभिन्न देश जो है वो इस विभिन्न देशों के द्वारा कई तरह के सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं। ठीक है, उसी में देखा जाए तो इंडोनेशिया के द्वारा एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो अभ्यास, ध्यान रखिएगा ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है कोमोडो, जिसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, कोमोडो जो है ये जो है 4 जून से चला था, 8 जून तक चला था। तो 4 जून से 8 जून तक ये आयोजित किया गया था मकासर में। ठीक है, इंडोनेशिया के मकासर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के भिवंडी तालुक में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा? तो किस राज्य के जो भिवंडी तालुक में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा, ध्यान रखेगा, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में जो भिवंडी तालुक है वहां पे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन को जो है कम करना। ये जो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो विकसित किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, जो कार्बन का उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, साथ ही साथ जो स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। किसको दोस्तों? तो हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ये इसका बेसिकली उद्देश्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस शहर में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 आयोजित की जाएगी? तो किस शहर में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग आयोजित की जाएगी दोस्तों? ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। ध्यान रखिएगा इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो है एक यहाँ पे जो है आयोजित जो किया जा रहा है 2023 की पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग का आयोजन जो किया जा रहा है ये जयपुर में किया गया है। ठीक है, इसका आयोजन किया जा चुका है और यहाँ पे जो है ये एक पहल है जो कि किसके बीच में, ये जो लीग है वो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और ब्लू स्पोर्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच का ये एक पहल है। ठीक है, और इसका आयोजन किया जा चुका है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बात करें किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है वो जून के महीने में 2 देशों की यात्रा पे थी, एक सर्बिया पे थी, ठीक है, सूरीनाम में थी। तो जब ये सूरीनाम में पहुंची तो यहाँ पे इनको जो है जो वहां के राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के, ठीक है, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संकोत, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, संतोखी, क्या नाम है दोस्तों, संतोखी। उनके द्वारा जो है ये जो है किसका जो है सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इस सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है दोस्तों उसका, ग्रैंड, ध्यान रखिएगा, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, जो कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि प्रदान किया गया दोस्तों सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनके द्वारा प्रदान किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेगा। और ये जो है और साथ ही साथ ये यहाँ पे भी गई सर्बिया की यात्रा में। और ध्यान रखिएगा किसी भी राष्ट्रपति के, भारत के किसी भी राष्ट्रपति की ये पहली सर्बिया यात्रा था, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सूरीनाम का भी जो है पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था, और सूरीनाम की यात्रा पे, और यहाँ पे सर्बिया का भी पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो यहाँ पे ब्रिक्स यानी कि एक संगठन है जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ, ठीक है, अफ्रीका विदेश मंत्री की जो बैठक हुई थी ये कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा किया गया था जो केपटाउन है। केपटाउन क्या है दोस्तों, तो ये जो साउथ अफ्रीका का ये विधायी राजधानी, ठीक है, विधायी राजधानी है, साउथ अफ्रीका की विधायी राजधानी है केपटाउन। तो वहीं पे जो है ब्रिक्स विदेश देशों की जो है बैठक आयोजित की गई। तो विदेश मंत्रियों की बैठक थी दोस्तों। तो विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है इसमें जो है प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और जैसा कि दोस्तों अगले महीने 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, कहाँ पे होने वाला है ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। तो जो अफ्रीका में होने वाला जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन है उसी के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था केपटाउन में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़े उसके पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रिक्स के बारे में भी दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो था ब्रिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स का जो है सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ब्रिक्स दोस्तों बात करें तो ब्रिक्स का जो सबसे पहली बात करें फुल फॉर्म आपको बताई दिया गया। देखिए बी फॉर ब्राजील हो गया, आर रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो एक ठीक है गोल्डमैन सैक्स के जो है अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ'नील, ये ध्यान रखिएगा, जिम ओ'नील। इन्होंने जो है 2001 में, कब दोस्तों 2001 में ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। ब्रिक्स शब्द गढ़ा था, ध्यान रखिएगा, उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। ब्रिक्स शब्द को गढ़ने वाले कौन थे, जिम ओ'नील थे 2001 में। जब 2010 की बात है तो इस सूची में जो है जब 2010 में देखिए साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, ठीक है, जिसके बाद से ये क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया। अगर हम बात करें दुनिया भर के जो विश्व की आबादी का कितना % हिस्सेदारी जो है ये देश शामिल करते हैं तो ब्रिक्स करते हैं। और जीडीपी की बात करें तो 30% की हिस्सेदारी, ठीक है, पॉपुलेशन में जीडीपी की बात, पॉपुलेशन में 40% और जीडीपी के मामले में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का यहाँ पे संबंधित बात जो था ब्रिक्स से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की
किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर किस बैंक ने लॉन्च किया? ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में किया है प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जो ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो उनके ग्राहक है, उन ग्राहकों की जो बैंकिंग जरूरतें हैं, उन बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर जो है लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय स्टेट बैंक के बेंगलुरु सर्कल द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस परियोजना में 4 लेन-देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन है। इसका जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों, वो जो नंद किशोर मुख्य महाप्रबंधक SBI बेंगलुरु सर्किल द्वारा इसको जो है वो किया गया है, लॉन्च किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले दोस्तों, तो ये जो है राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ये सबसे बड़ा, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक है। इसकी जो है स्थापना दोस्तों की गई थी वो 1 जुलाई को किया गया था 1955 को। ध्यान रखिएगा, पहले जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसी के नाम को बदल करके इसका नेशनलाइजेशन किया गया उसका 1955 में, उसको फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ है? वो मुंबई में है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो है दिनेश कुमार खारा, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरब सागर में बनने वाले साइक्लोन ठीक है विपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो अभी हाल ही में जो अरब सागर में एक साइक्लोन बना था, जो कि ध्यान रखिएगा वो इस मौसम में बनने वाला जो था चक्रवात था। इस मौसम में अरब सागर में बनने वाला ये पहला चक्रवात था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अरब सागर में, इस मौसम में अरब सागर में बनने वाला पहला साइक्लोन कौन है? साइक्लोन विपरजॉय, जिसका नामकरण किया गया दोस्तों बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। बांग्लादेश की कहाँ पे था दोस्तों? तो ये अरब सागर में बना था, ठीक है, बांग्लादेश में। और इसका बंगाली में अर्थ है विपरजॉय, बंगाली में अर्थ होता है खुशी, ठीक है, खुशी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो विपरजॉय का जो नामकरण किया गया वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया। और विपरजॉय साइक्लोन जो है वो इस मौसम में अरब सागर में बनने वाला पहला साइक्लोन था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई? तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में। अजय लांबा कौन थे दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ये गुवाहाटी जो है न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ये पूर्व, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये जो है 3 सदस्यीय जो है समिति गठित किया गया। किसकी जांच के लिए? मणिपुर हिंसा के लिए। 3 सदस्य हैं, तो 2 अन्य सदस्य को, एक रिटायर IAS अधिकारी जिनका नाम है दोस्तों हिमांशु शेखर दास, उनमें, और साथ ही साथ एक रिटायर IPS अधिकारी थे जिनका नाम है आलोक प्रभाकर। तो इन्हीं, ये जो 3 सदस्य, और एक है अजय लांबा जो इस समिति के अध्यक्ष है, और हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर, ठीक है, ये अन्य जो है 2 सदस्य हैं। तो ये 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, जो कि एक गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय उसके पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा, ठीक है, इस जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने IUCN की 2025 वैश्विक संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है? तो IUCN यानी कि ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसकी जो 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस होने वाली है, इसकी जो मेजबानी करेगा दोस्तों वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान रखिएगा कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करने वाला। ध्यान रखिएगा COP28 की मेजबानी यही करने वाला है, ठीक है, इस साल नवंबर में, ठीक है, UAE करने वाला है। और अगर हम UAE की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो पर्यावरण संरक्षण में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। इसने कई सारे ऐसे संरक्षण पहल की शुरुआत की है, जिसमें से हम बात करें शेख जायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर, ठीक है, OAC। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2025 में जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस होने वाली है, और ये जो आयोजित होगा कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका आयोजन जो होगा वो होगा अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में, और इसकी मेजबानी UAE के द्वारा ही किया जा रहा है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे शुरू किया गया है? तो दीदी कैफे देखिए, ध्यान रखेगा, इस जो है कैफे, ये जो जिन इलाकों में ये कैफे शुरू किया गया वहाँ की महिलाएं कार्यरत है, ठीक है, उन्हीं इलाकों में ये महिलाएं कार्यरत है, जो एक तरीके से स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो इस दीदी कैफे का संचालन करेंगी। और ये किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आगरा संभाग के मथुरा जो है, फिरोजाबाद हो गया, वृंदावन सहित लगभग 17 नगरों का, ठीक है, 17 नगर निगम शहर जो है उसमें दीदी कैफे शुरू करने की रणनीति अपनाई गई है। और ये जो दीदी कैफे दोस्तों, इसकी देखरेख कौन करेगा? महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसकी देखरेख किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? तो बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा जो शुरू की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा देखा जाए एल्डर लाइन जो है सेवा शुरू की गई है। क्या है एल्डर लाइन जो है नंबर? ये आपको नंबर पता होना चाहिए, 14567, ठीक है, ये नंबर है 14567। एल्डर लाइन सेवा शुरू किया गया है। और ये जो पहल है, ये पहल वहां के जो समाज कल्याण मंत्री है दोस्तों असीम अरुण, उन्हीं के दिमाग की उपज है कि इस तरीके का जो है एक बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए, जो बुजुर्ग हैं जो बेघर होते हैं, ठीक है, जिनका कोई आश्रय नहीं होता, उनको आश्रय देने के लिए एक एल्डर लाइन सेवा शुरू करनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? जो निराश्रित, जिनका कोई आश्रय नहीं हो, वो वृद्ध व्यक्तियों को बचाना है, उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पे रहा है? तो खाद्य के बड़े राज्यों में बात कर रहा है, ये जो खाद्य सुरक्षा ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसमें क्राइटेरिया बटी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बड़े राज्यों में कौन सा राज्य जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केरल, ठीक है। केरल जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष पे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सूचकांक का अनावरण किया गया है किसके द्वारा दोस्तों? तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा जो है ये किया गया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, इसका लॉन्च किया गया, अनावरण किया गया। अगर हम बात करें तो बड़े राज्यों में केरल है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों? पंजाब है, ठीक है, उसके बाद कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है, ठीक है, बड़े राज्यों में। अगर आपसे पूछा जाए छोटे राज्यों में कौन सा है दोस्तों, तो गोवा हो जाएगा, फिर मणिपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद सिक्किम है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। फिर दिल्ली है दोस्तों, ठीक है, दिल्ली का दूसरा स्थान है। और फिर वहीं बात करें फिर चंडीगढ़ है। तो ये ध्यान रखिएगा खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में दोस्तों केरल है, फिर पंजाब है, फिर तमिलनाडु है। छोटे राज्यों में गोवा, मणिपुर है। उसके बाद दोस्तों कौन सा राज्य आ जाता है? सिक्किम आ जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिक्किम लिख लीजिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों क्या है? ये आपका जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है। तो यहाँ पे जो सूचकांक है, सूचकांक ने खाद्य सुरक्षा के 6 भिन्न पहलुओं में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। 6 विभिन्न पहलू थे, उसके आधार पे ये रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। अगर आपसे केरल के बारे में कुछ और भी पूछा जाए दोस्तों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि केरल और किस किस मामलों में आगे है, तो वो चीज ध्यान रखेगा। आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे केरल की दोस्तों बात किया जाए तो अगर हम देखें, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग कि खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा है देश का? तो केरल है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की गई थी, किसके द्वारा? केरल के द्वारा। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यूबीआई, ठीक है, यूबीआई ग्लोबल ने स्टार्टअप, राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है। तो किस राज्य के? तो ये भी केरल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार
प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो ये कास्ट ऑफ लिविंग है जो कि मर्सर के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है, मर्सर के जो है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे। और प्रवासियों के लिए भारत का, ध्यान रखिएगा, विश्व का नहीं पूछ रहा है, भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा माना गया है दोस्तों? तो वो माना गया है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है ये प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर माना गया है। और मुंबई के बाद फिर कौन सा है दोस्तों? नई दिल्ली है। नई दिल्ली है, नई दिल्ली के बाद बेंगलुरु है। ठीक है, बेंगलुरु है। तो ये प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर माना गया। अगर हम वैश्विक रैंकिंग पे देखें तो नई दिल्ली, मुंबई का जो स्थान है 147 है, दिल्ली का स्थान ध्यान रखिएगा 169 है, और यहाँ पे जो है बेंगलुरु के स्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए चेन्नई पहले हो जाता है। ठीक है, चेन्नई है, फिर बेंगलुरु का स्थान आ जाता है 189 आ जाता है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों? तो हांगकांग है। प्रवासियों के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। उसके बाद सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर जो कि प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और भारत में देखा जाए तो मुंबई जो है प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए देश अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो अभी हाल ही में देखिए 5 नए सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी जनरल, यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 नए देश जो है अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं, तो नीदरलैंड जो है। तो कौन कौन से देश है यहाँ पे देखिए कौन कौन से चुने गए। एक तो आप देख ही रहे हैं दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, स्लोवानिया है, और कौन कौन से चुने गए दोस्तों? गुयाना है, ठीक है, गुयाना है, और सियरा लियोन है। ठीक है, सियरा लियोन है, तो इनको चुना गया है। तो टोटल कितने देखिए, जो 15 सदस्य होते हैं उसमें 10 जो है अस्थायी होते हैं और 5 जो है वो अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे जो है अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवानिया और दक्षिण कोरिया की जो ये शामिल किए गए। इनका कार्यकाल देखिए 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है या आयोजित किया गया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये किया जाएगा दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस देश के द्वारा 71वें सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी नवंबर या दिसंबर में की जाएगी? किस देश के द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो ये किया जाएगा भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो मिस वर्ल्ड, ठीक है, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता, तो उसकी जो है 71वां सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड की, ध्यान रखिएगा किसकी? मिस वर्ल्ड की, उसका जो है मेजबानी की जाएगी नवंबर दिसंबर में। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 27 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है इसका आयोजन, 27 साल। इसके पहले जो है भारत ने 1996 में जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो है मेजबानी की थी। और भारत की तरफ से प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो जो मिस इंडिया रही है, तो मिस इंडिया 2022 जो रही है, क्या नाम है? सीनी शेट्टी। ठीक है, सीनी शेट्टी के द्वारा जो है इसकी मेजबानी भारत की तरफ से क्या किया जाएगा? प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ठीक है, 27 साल के अंतराल के बाद आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले 1996 में भारत ने इसका, ठीक है, आयोजन किया था। अगला है कि किस मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए, ठीक है, किसे मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, किसने प्राप्त किया है, किसे प्रदान किया गया है? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए किसे यूनेस्को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, किसे किया गया है? जगदीश बाकन को किया गया है, जगदीश बाकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रामनाथपुरम जिले के जो वन्यजीव वार्डन और जिला वन अधिकारी है, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है जगदीश बाकन। तो इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 2023 कौन सा मिशेल बेटिस पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है, मिशेल, ठीक है, बेटिस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो इनको जो है ये पुरस्कार जो दिया गया है, ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में उनके जो काम के लिए, जो उन्होंने कार्य किया, जो योगदान दिया उसके संरक्षण के लिए, उसके कार्य के लिए इनको जो है ये चुना गया है। जो कि अगर हम बात करें मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये समृद्ध, ठीक है, समुद्री जैव विविधता से ये संपन्न है। इसमें देखा जाए मछली, मूंगा, पक्षी, समुद्री जो कछुए होते हैं, क्रस्टेशियंस, इनकी कई प्रजातियां जो है यहाँ पे शामिल की जाती हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना कहाँ किया जाएगा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, भारत में जो है बिम्स्टेक एनर्जी, इस वर्ष के अंत तक जो है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना किया जाएगा। और इस सेंटर की बात करें दोस्तों तो ये जो है बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के सचिवालय के रूप में, ठीक है, ऊर्जा सचिवालय के रूप में ये जो है सेंटर काम करेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक का देखिए फुल फॉर्म क्या है, आप लोग ये लिख लीजिए, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, ठीक है, फॉर मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो इस बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1997 में हुई थी। किस डिक्लेरेशन से, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा जो है इसकी, बैंकॉक घोषणा के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने मेंबर्स हैं दोस्तों, तो 7 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 जो है वो साउथ एशिया से। कौन कौन है दोस्तों, देखिए जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है, ठीक है, ये 5 देश। और 2 देश जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से। कौन कौन है दोस्तों, तो म्यांमार है, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है, और फिर यहाँ पे थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड जो कि साउथ ईस्ट एशिया से है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका, ये था बे ऑफ बंगाल से संबंधित हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी के सभी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी है। तो आईसीसी का सभी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी दोस्तों, ऑप्शन आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि दोस्तों इस साल जो है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ है, और फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। कितने, ठीक है, 209 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया, और इसी विजय के साथ, यानी कि इसी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि वीडियो को शेयर करते रहिए, और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि डेली करंट अफेयर की क्लास को भी फॉलो करते रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। तो एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है, किसके लिए, हेलीकॉप्टरों के लिए। तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत जो है हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो गगन, ठीक है, गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी, गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भारत जो है हेलीकॉप्टर के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, ये जो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, तो ये जुहू से, ठीक है, जुहू से पुणे के बीच में, ठीक है, जुहू से पुणे के बीच में ये सफल उड़ान भरी है। ठीक है, और ये किसके किसके सहयोग से किया गया है, तो ये इसरो के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसरो के द्वारा और भारतीय विमानन, ठीक है, विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा जो है इसे एक तरीके से इसका प्रदर्शन किया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना, द्विवार्षिक यानी कि 2023 से लेकर के 2025 के बीच में इस कार्य योजना का शुभारंभ किया है। इस कार्य योजना का बेसिकली अगर हम उद्देश्य देखें क्या है तो दोस्तों, तो पानी की कमी, ठीक है, पानी की कमी की जो समस्या है उसको दूर करना, और साथ ही साथ जो पानी का जमाव है, ठीक है, पानी के जमाव की चुनौतियों का सामना करना। ठीक है, ये इसका जो है बेसिकली उद्देश्य है। क्या नाम है इसका? द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों किया है? ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो ये महिलाओं के लिए आर्थिक, ठीक है, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के, ठीक है, उद्देश्य से ये जो है लाडली बहना योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये आर्थिक सहायता दिया जाएगा तो प्रत्येक महिला को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य की जो प्रत्येक महिला है दोस्तों, प्रत्येक महिला को, ठीक है, प्रति माह जो है कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो प्रति माह जो है वो 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है, लाडली बहना योजना के तहत। ठीक है, और ये जो शुभारंभ किया गया, शुरू किया गया है, वो राज्य के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा शुरू किया गया। आइए कुछ और भी योजनाएं देख लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है नंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंद बाबा दुग्ध योजना, नंद बाबा दुग्ध योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? एक तो दुग्ध का विकास करना और दुग्ध उत्पादन में क्षेत्र को, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में लाने के लिए, ठीक है, ये नंद बाबा दुग्ध योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वही देखिए केरल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, केरल जो है वो केरल की सरकार ने अभी हाल ही में जल बजट पेश किया, ठीक है, जल बजट अपनाया। तो गर्मियों में जो पानी की कमी होती है, उस पानी की कमी को दूर करने के लिए, उससे निपटने के लिए पहली बार जो है जल बजट अपनाया है किस सरकार ने? तो केरल राज्य सरकार ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की अमेरिका और किस देश ने आर्थिक सहयोग हेतु नई अटलांटिक घोषणा का समर्थन किया? नई अटलांटिक घोषणा यानी कि अटलांटिक डिक्लेरेशन का समर्थन किया है अमेरिका, और किस देश ने किया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने। तो अमेरिका और, ठीक है, ब्रिटेन ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, ठीक है, आपस में अटलांटिक घोषणा का समर्थन किया है। और ये जो घोषणा है, जो कि अटलांटिक घोषणा, जो कि क्या है? स्वच्छ, लिख लीजिए आप लोग, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो आर्थिक चुनौतियां आती हैं, उन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए, उनको दबाने के लिए ये जो है सहयोग का समर्थन किया गया है अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है ये संयुक्त घोषणा में एक तरीके से दोनों देश यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्य और व्यापार संबंधों के व्यापार स्पेक्ट्रम को, ठीक है, व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करने वाली ये साझेदारी का वर्णन किया गया है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा? देखिए IQ एयर जो है, IQ एयर ये एक स्विस एयर, ठीक है, स्विस एयर, ठीक है, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, IQ एयर, और इसके जो है, इसके द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, और इसके द्वारा जो दुनिया का सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है दोस्तों, वो प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर है। ठीक है, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो टॉप 10 प्रदूषित शहर है, टॉप 10 जो प्रदूषित शहर है, उसमें 6 जो है वो भारत के हैं। तीसरे नंबर पे भारत का शहर आता है दोस्तों भिवाड़ी।
ठीक है। जो राजस्थान का भिवाड़ी है वो तीसरा दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का स्थान आता है, ठीक है। दिल्ली जो है वो इसका स्थान आता है, ठीक है। यहाँ पे दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा लाहौर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की भारत सरकार ने किस राज्य में शांति समिति का गठन किया है। तो किस राज्य में दोस्तों शांति समिति का गठन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये किया गया है मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में जिस तरीके की दोस्तों अहिंसा हुई है, वहां पे अशांति फैली हुई है, वहां पे जो विभिन्न जाति, ठीक है, जो जातीय समूह है उनके बीच में काफी संघर्ष हुआ है। तो उन विभिन्न जातीय समूहों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, शांति प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक शांति समिति के जो है गठन किया है। महत्वपूर्ण यह है कि किसकी अध्यक्षता में, तो जो मणिपुर की दोस्तों राज्यपाल है जिनका नाम है अनुसुईया, ठीक है, अनुसुईया, ठीक है, उइके की अध्यक्षता में, जिसमें और भी सदस्य होंगे जैसे कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, संसद सदस्य हैं, विधानसभा के भी सदस्य इसमें शामिल हैं। बहुत तरीके से बहुसदस्यीय समिति है, ठीक है, शांति समिति। और यहाँ के जो राज्यपाल है, मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उनके जो है उनकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य पर्यावरण के मामले में पहले रैंक पर है। तो पर्यावरण के मामले में दोस्तों तेलंगाना जो है वो पहले स्थान पे है। ये जो ये स्टेट ऑफ ठीक है इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट है दोस्तों, ये एक गैर लाभकारी संगठन एनजीओ है जिसका नाम है दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है ये। और इसने विश्व पर्यावरण दिवस पे यानी कि 5 जून को, ठीक है, ये आंकड़ा जारी किया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट में देखिए जलवायु और चरम मौसम, स्वास्थ्य, खाद्य और पोषण, और साथ ही साथ प्रवासन और विस्थापन, ठीक है, कृषि, पर्यावरण, ठीक है, कृषि हो गया, ऊर्जा अपशिष्ट हो गया, इन विभिन्न पहलुओं के आधार पर ये आंकड़े शामिल किए गए हैं। और इसमें पर्यावरण के मामले में पहले स्थान पे जो है वो है तेलंगाना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। किस देश ने किया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। और इस हाइपरसोनिक पवन सुरंग का नाम क्या है दोस्तों, JF-22, ठीक है, JF-22 जो है इसका नाम है। और चीन का जो, ठीक है, जो बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग का एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जिला है जिसका नाम है, ठीक है, हुआरो जिला में ये जो है शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया गया है चीन के बीजिंग में। नाम क्या है, JF-22। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस संस्था के द्वारा भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का अनावरण किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ना सिर्फ आपका करंट अफेयर बल्कि यूपी स्पेशल, क्योंकि IIT कानपुर जो है इसके द्वारा भारत का पहला डाइमिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का अनावरण किया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको समर्थन किया गया किसके द्वारा, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, यानी कि DST, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी DST के एक जो है भाग, और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि सर्व, इसके द्वारा जो है इस अनुसंधान का समर्थन किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच जाएगी। तो इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ जो है 1 लाख माफ करिएगा 1 लाख करोड़ अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, माफ करिएगा 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी, ठीक है, गलती होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है D, यानी कि 2030 तक जो है भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था जो है वो 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। अगर हम इसको रुपए में देखें तो ये लमसम होगा 82, ठीक है, 82 लाख करोड़ हो जाएगा 2030 तक, ठीक है, लाख करोड़ रुपए हो जाएगा 2030 तक, ठीक है। और ये जो दावा किया गया है वो देखिए किसके किसके द्वारा, तो गूगल हो गया, ठीक है, टेमासेक हो गया, ठीक है, टेमासेक हो गया। और यहाँ पे हम बात करें किसकी, तो बेन एंड कंपनी,
उसके द्वारा जारी साझा रिपोर्ट में यह दावा किया गया। इसके आखिरी तक जो है, यहाँ पे जो है इसके आखिरी दशक तक देखा जाए जो अर्थव्यवस्था 12 से लेकर के तीसरी जो है 13% सालाना दर से बढ़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत का जो स्थान रहा है वो पहला रहा है। भारत ने डिजिटल भुगतान के मामले में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया और इसी के साथ साथ ये जो है शीर्ष स्थान पे रहा है। अगर हम बात करें एक, ठीक है, माई गो, ठीक है, माई गो इंडिया इसकी रिपोर्ट है और इसके मुताबिक देखा जाए तो साल 2022 तक, ठीक है, साल 2022 में 89 पॉइंट, ठीक है, 80 क्या नाम है दोस्तों यहाँ पे 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो है किए गए हैं कितना 2022 में। अगर आप बात करें दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है तो भारत के बाद देखा जाए बहुत ही भारी अंतर के साथ जो है यानी कि 29.2 मिलियन के साथ देखे जाए तो यहाँ पे कौन है दोस्तों, ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है। और वही बात करें दोस्तों इसके ब्राजील के बाद जिसका स्थान आता है दोस्तों 17.6 के साथ तो आता है 17.6 मिलियन के साथ, तो वो चीन का आता है स्थान। ठीक है, और फिर हम बात करें किसका है दोस्तों तो 16.5, ठीक है, 16.5 मिलियन के साथ थाईलैंड और फिर 8 मिलियन के साथ दोस्तों दक्षिण कोरिया। तो ये 5 महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है, जो यहाँ पे डिजिटल भुगतान रैंकिंग में रहे हैं। सबसे टॉप पे रहा है दोस्तों भारत, तो काफी भारी अंतर पे रहा है 89.5 मिलियन डिजिटल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो आयोजित किया गया है ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, यानी कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा राज्य स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पे देखिए तो तमिलनाडु को पीछे करते हुए, ठीक है, तमिलनाडु को पीछे करते हुए गुजरात जो है वो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में पहले स्थान पे पहुंच गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो आंकड़ा है दोस्तों वो 31 मई, ठीक है, 2023 तक का है। ठीक है, जिसमें गुजरात की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता दोस्तों कितनी है तो 10,416, ठीक है, मेगावाट की है। वहीं तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 10,125 मेगावाट की है। ठीक है, और राजस्थान, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो ये जो है एक यहाँ पे जो है पवन ऊर्जा क्षमता मामले में पहले स्थान पे गुजरात है, फिर दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है दोस्तों की किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? ठीक है, बाल अधिकार अधिवक्ता है इकबाल मसीह, ठीक है, ये जीता है दोस्तों ललित नटराजन ने। ठीक है, ये बाल अधिकार अधिवक्ता है, ठीक है, ललित नटराजन, इनको इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा। ठीक है, अमेरिकी श्रम विभाग के द्वारा। तो इन्होंने जो है बाल अधिकार के क्षेत्र में जो कार्य किया, ठीक है, यानी कि बाल श्रम उन्मूलन में जो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके लिए इनको इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ललित नटराजन इनका नाम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये चेन्नई की है ये, ठीक है, कहाँ की है दोस्तों? तो ये चेन्नई की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा परमाणु सशस्त्र किस देश के पास है? तो यहाँ पे ये जो है सिप्री की ईयर बुक 2023 है, उसके अनुसार बताइए सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, चीन है, रूस है, अमेरिका है या फिर उत्तर कोरिया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रूस है। रूस जो है वो सिप्री की ईयर बुक के अनुसार देखा जाए सर्वाधिक परमाणु सशस्त्र वाला देश है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन आता है दोस्तों? तो यूएसए आता है। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए विश्व के 9 देशों के पास, ठीक है, विश्व के 9 देशों के पास क्या है दोस्तों? परमाणु हथियार है। देशों के पास परमाणु हथियार है।
9 देशों के पास। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? एक तो रूस हो गया, यूएसए, ये दो देश तो है ही। उसके बाद देखिए चीन के पास है, ठीक है, उत्तर कोरिया के पास है, 4 देश हो गए। अगर हम देखें 5 देश कौन कौन से, तो एक देखिए भारत है, ठीक है, फिर पाकिस्तान है, माफ करिएगा, पाकिस्तान है, ठीक है, फिर इजराइल है दोस्तों। उसके बाद कौन सा देश हो गया दोस्तों? यूके है। तो ये 9 देश टोटल है जिनके पास जो है 9 देश है जिनके पास परमाणु हथियार है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो भारत के पास जो परमाणु हथियार है वो चीन और पाकिस्तान की तुलना में कम है, यानी कि चीन और पाकिस्तान के पास जितने हथियार हैं उसकी तुलना में भारत के पास कम हथियार है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है? तो पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहा दोस्तों? तो जो झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर में एक गुलाब बाग है दोस्तों, गुलाब बाग में जो है ये टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है दोस्तों महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। ये चीज ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। शुरुआत कहाँ हुई है? उदयपुर में, लाल गुलाब, ठीक है, गुलाब बाग में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो भारत के किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तेलंगाना, ठीक है। तो ये शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल, ठीक है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना के पास 5 इमारतों संरचनाओं का एक चयन किया गया है। और ये पुरस्कार देखिए किसके द्वारा दिया गया है? तो लंदन की, ठीक है, लंदन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी एनजीओ है जिसका नाम है दोस्तों द ग्रीन, ठीक है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या नाम है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, इसी के द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो ये पहली बार भी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत के किसी भवन या संरचना को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल गया है और तेलंगाना के सभी 5 नामित जो संरचनाएं थी उनको ये मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किस बैंक ने नीति आयोग के सहयोग से इवॉल्व मिशन लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा किसके सहयोग से? नीति आयोग के सहयोग से। किस बैंक ने? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सिडबी बैंक ने नीति आयोग के सहयोग से इवॉल्व मिशन शुरू किया। इवॉल्व का फुल फॉर्म देखिए क्या है दोस्तों, ये आप लोग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ठीक है, वाइब्रेंट इकोसिस्टम ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है, ये जो लॉन्च किया गया है मिशन, उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इवॉल्व मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल, क्या फुल फॉर्म है दोस्तों इसका? स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसकी स्थापना यानी कि कब स्टैब्लिश हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 2 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 1990 को हुआ था। हेडक्वार्टर दोस्तों का है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और ये किस मंत्रालय के, किस मिनिस्ट्री के जो है अंदर में आता है? तो ये वित्तीय मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। और दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है श्री, ठीक है, शिव सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम रमन, ये इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में कहाँ अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है?
कहा क्या है दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना जो है वो शुरू किया है ढाका में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो विश्व बैंक की दोस्तों बात करें तो ये जो यहाँ पे इस परियोजना को, जो ये पहली सड़क परियोजना, सुरक्षा परियोजना जो शुरू की गई है दक्षिण एशिया में ढाका में, इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने और विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है, तो 358 मिलियन, ठीक है, अमेरिकी डॉलर का क्या किया है, समझौता किया है। और बेसिकली ये परियोजना क्या है, सड़कों में, देखिए ध्यान रखिए, सड़क सुरक्षा परियोजना यानी कि सड़कों की सुरक्षा से संबंधित है। तो सड़क में सुधार लाने के लिए और साथ ही साथ चयनित शहरों, उच्च जोखिमों वाले जो राजमार्ग हैं और जिला सड़कों में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उन सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो मौतें होती हैं, जो चोटें लगती हैं, उनको कम करने के उद्देश्य से ये पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की जा रही है, ढाका में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की, एनसेलेडस निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है, एनसेलेडस जो है किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों, तो ये शनि ग्रह का चंद्रमा है। क्यों चर्चा की जा रही है इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ये चंद्रमा जो है इसके पास दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके देखिए हम डिस्कस करें उसके पहले थोड़ा सा विश्व बैंक के भी बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए विश्व बैंक जो है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1944 में हुई थी, ठीक है, किस समझौते के तहत, तो ध्यान रखिएगा ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत, ब्रेटन वुड डिस्पैच इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में जो मेंबर है यानी कि सदस्य दोस्तों कितने हैं, 189 है, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है, भारत सहित जो है। और यहाँ के जो इस समय अध्यक्ष दोस्तों कौन है, अजय बंगा जो है वो इसके अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, भारतीय मूल के हैं ये अजय बंगा। और ये रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट लिख लीजिए, ठीक है, रिपोर्ट जारी करता है मानव पूंजी सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो जारी करता है। और साथ ही साथ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों की, एनसेलेडस जो है ये निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों, शनि ग्रह का चंद्रमा है। और इसमें जो है एक बर्फीले जो कण है, उसके बर्फीले कणों में फास्फोरस पाया गया, ठीक है, फास्फोरस पाया गया। फास्फोरस दोस्तों क्या माना जाता है, फास्फोरस जो होता है, इस खोज से ये पता चलता है कि इस चंद्रमा में जीवन के लिए जो आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो जीवन के लिए जो आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों वो फास्फोरस में पाए जाते हैं। और इसके चंद्रमा यानी कि एनसेलेडस चंद्रमा जो है उसके जो है कण थे, जो बर्फीले कण थे, उसमें फास्फोरस पाने का ये संकेत है कि यहाँ पे जीवन के लिए आवश्यक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स उपलब्ध है, ठीक है, वो है मौजूद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी का सौर मिशन है, ठीक है, सौर मिशन है, नाम से पता चल गया। पार्कर सोलर प्रोब किसका मिशन है, सौर मिशन है। ये देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये, ठीक है, मिशन है। और ये ध्यान रखिएगा, ये सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए इस मिशन को जो है लॉन्च किया गया था और ये सूर्य के करीब पहुंच गया है, जिस कारण से चर्चा में किया जा रहा है। और ये सूर्य हवा जो है, सौर हवा के स्रोत की खोज कर रहा है, ठीक है, सौर हवा की खोज जो है स्रोत की खोज कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों की यहाँ पे माफ करिएगा 2025 वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान IIAS वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा दोस्तों वो केरल का जो शहर है दोस्तों, माफ करिएगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है, कोच्चि जो है वो करेगा। तो फरवरी 2025 में केरल की कोच्चि में जो है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान का वार्षिक सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा। और इसके जो है विषय लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए इस सम्मेलन का विषय क्या होगा, लिख लीजिए। तो नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल, ये इसकी थीम होगी, विषय होगा। बात कर लेते दोस्तों ये जो है इसके बारे में, ये क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान, तो ये जो है नेशनल सेक्शन अकादमिक केंद्रों का एक परिसंघ है। इसकी स्थापना 1930 में हुई थी और ये जो है
ये इसका मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, तो ब्रसेल्स में। ठीक है, ब्रसेल्स में जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कहां पर स्थित नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। तो कहाँ स्थित नेहरू मेमोरियल एवं ये एंड लाइब्रेरी सोसाइटी स्थित है दोस्तों। अब इसका नाम देखिए नया हो गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में, उनकी स्मृति में 1964 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पे माफ करिएगा, नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन है और एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, संस्कृत मंत्रालय के तहत जो है ये अधीन एक क्या है, स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। किस उद्देश्य से, तो तकनीकी शिक्षा। तो राज्य में जो युवा हैं उन युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से वहां पे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि उनको तकनीकी शिक्षा मिल सके और उनको क्या हो सके, उनको रोजगार मिल सके। और इसके लिए वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ करके उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, यही इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि निम्न में से कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाले पहले विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान। ठीक है, ओमान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों। तो हुरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी जो बन गई है वो रिलायंस इंडस्ट्री बन गई। तो करेक्ट आंसर इज ए है, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का कुल बाजार पूंजीकरण कितना है दोस्तों, तो 16,37,327 करोड़ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पे, इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट है ये। तो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया, WEF, यानी कि यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो भारत का 127वां स्थान है। कितने देशों में दोस्तों, तो ये 146 देशों में। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2022 में भारत का कौन सा स्थान था, तो 135वां स्थान था। तो यहाँ पे भारत ने 8 स्थानों का, पिछले साल की तुलना में 8 स्थानों का सुधार किया है। और 2023 में लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का 127वां स्थान है। कितने देशों में, 146 देशों में। ठीक है, अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो लगातार 14वें वर्ष, ठीक है, 14वें वर्ष जो है आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे है, आइसलैंड। अब इसके बाद कौन सा देश है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, उसके 3 अन्य नॉर्डिक देश शामिल है, जैसे कि नॉर्वे है, फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा फिनलैंड है, ठीक है, फिर स्वीडन है। तो ये जो देश है वो है। तो यहाँ पे लैंगिक अंतराल रिपोर्ट WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भारत 127वें स्थान पे था। अगला प्रश्न है दोस्तों की, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि किसे प्रथम प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया आचार्य N गोपी को जो है प्रोफेसर जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये एक प्रसिद्ध कवि हैं और साथ ही साथ साहित्यिक आलोचक हैं। ठीक है, इनको प्रतिष्ठित, ठीक है, कोत्तपल्ली जयशंकर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा
करंट अफेयर रिवीजन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि रेगुलर जो है करंट अफेयर की, जो डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है दोस्तों, उसको रेगुलर फॉलो करिए। इसमें तो चूंकि, और जब भी आप डेली जो है मंथली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं तो उस दौरान आप क्या करिए कि अपना एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठा करिए, जिसको मैं पॉइंट बताती जाती हूँ उनको नोट डाउन करते हुए चला करिए। और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे